वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपके मन में जो है एक सवाल उठ रहा होगा, क्या है उपन्यास, किसे कहते हैं उपन्यास और उपन्यास की परिभाषा क्या है, उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे होता है। तो उपन्यास ऐसे बोला जाता है कि उपन्यास जो है आत्मपीड़न का साधन है। मतलब कि उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। उपन्यास क्या है? मनुष्य का जो हमारा जो वास्तविक जीवन है, यानी कि मान के चलिए कि मेरा कोई जीवन है, मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरे घर है, मेरे मामा घर है, तो इन सभी से जो है हम बातचीत करेंगे। हम जब उपन्यास कोई लिखा जाता है तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर अपने फैमिली के बारे में, फिर मामाओं के बारे में, मामा घर के बारे में, ये सारी बातचीत जो हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मैं अपने बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ और मेरा जो खुद का पर्सनल जो ओपिनियन है, मेरा अपना जो दुख है, दर्द है या फिर खुशी है, ये सभी को जो है बयां करूंगा। तो वो क्या होता है कि मेरा खुद का जो है चरित्र है। उपन्यास क्या है? आत्मपीड़न का साधन है। तो उपन्यास का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे उपन्यास भारत में फेमस हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम भारतीयों की जो है ना एक पुरानी आदत है कि हम जो है बहुत जल्दी कॉपी करना सीख लेते हैं और कॉपी भी करते हैं। और ऐसा अगर हम वर्तमान समय में देख लें तो ट्रेंड के रूप में इंस्टाग्राम में क्या होता है कि एक चीज़ जो है वायरल हो जाती है तो वो सदियों तक चलते रहती है और उसी को लेकर लोग जो है कॉपी करके जो है वही सेम कंटेंट तैयार करते हैं। तो सेम है उपन्यास। आज से लगभग जो है 18वीं शताब्दी के समय में यूरोप का जो क्षेत्र था वहाँ नोवेल नाम से जो है उपन्यास प्रसिद्ध था। फिर क्या हुआ कि नोवेल नाम से जब उपन्यास प्रसिद्ध हो गया यूरोप क्षेत्र में, तो उसी समय उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे भारत में बांग्ला के साहित्य में हम लोग को देखने को मिलता है। फिर बांग्ला के साहित्य से जो है हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या हुआ कि उपन्यास जो है लोगों को एक प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है। किस तरह से? यूरोप में पहले ये फेमस होता है, फिर 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है ये भारत में इसका जो है मतलब एक प्रकार से फेमस हो जाता है उपन्यास। तो आइए जानते हैं कि उपन्यास किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए कि उपन्यास किसे कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पेन ताकि आप लोगों को जो है अच्छा से दिख ले। उपन्यास विधा आधुनिक काल की देन है। उपन्यास विधा जो है आधुनिक काल की देन है। इस विधा का वास्तव में उद्भव और विकास यूरोप में हुआ था। ओ भैया, अब क्या बात हो गई कि यूरोप में हुआ था, ये कह रहे हैं क्या कि उपन्यास जो है यूरोप में इसका विकास हुआ था। तो यूरोप में क्या उपन्यास नाम से नहीं, नोवेल नाम से जो है इसका विकास हो गया। ठीक है, तो उसको जो हम लोग कॉपी करते हैं किस तरह से, यानी कि अनुवाद कर लेते हैं या फिर उसको देखा देखी जो हमारे भारत में ये उपन्यास के नाम पर प्रचलित होता है। तो आइए आगे क्या लिखे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का विकास हुआ। उपन्यास साहित्य का विकास जो है यूरोप में पहले होता है, फिर इसके बाद जो है भारत में बांग्ला के माध्यम से, बांग्ला साहित्य के माध्यम से धीरे धीरे हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहले जो है उपन्यास का उद्भव कहाँ से होता है? तो यूरोप में जो है 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है फैल जाता है पूरे यूरोप में। और उसके बाद जो है यूरोप के बाद हमारे बांग्ला साहित्य में इसका प्रभाव पड़ता है। अब बांग्ला साहित्य के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य में भी जो है उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और उपन्यास के बारे में थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं। चलिए, हमारे एक महान विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उनके अनुसार क्या है कि वो उपन्यास को बताते हैं कि उपन्यास किसे कहा जाना चाहिए। उपन्यास किसे कहते हैं? आपके मन में भी सवाल उठ रहा है। तो क्या कहते हैं? तो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है। मनुष्य की जो हमारी जो वास्तविक जीवन, उसका जो काल्पनिक कथा क्या कहला सकता है? उपन्यास कहला सकता है। जैसे प्रेमचंद्र की जो है एक महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला। इसमें क्या है कि उन्होंने जो है समाज की नारी चेतना और नारी के जो दुर्व्यवहार है या फिर जिस तरह से नारी के हर 100 में से एक नारी के साथ जो व्यवहार होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। बहुत अच्छे तरीके से उपन्यास बताया है उनके बारे में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में उपन्यास का प्रभाव 19वीं सदी के अंतिम दौर से माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास का प्रमुख स्थान हो गया। अब
क्या हुआ कि हमने सुना है कि पद और गद, पद का मतलब होता है कि दोहे वगैरह, और गद का मतलब होता है कि विस्तृत कहानियां या उपन्यास। तो इसी तरह जो है गद्य साहित्य में जो है उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि जब भारत में उपन्यास का उद्भव होता है, ठीक है, तो उपन्यास का उद्भव के साथ जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हम प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कि मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सबके पास से ये वीडियो पहुंच जा रहा है, प्रचलित नहीं है मतलब। तो उपन्यास तो इस भारत में भी प्रचलित नहीं हुआ होगा, अचानक से कैसे फैल सकता है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने उपन्यास को जो है यूरोप से सीखा, यूरोपों से, बाहर देशों से सीखा। उसके बाद अपनी तरीके से उन्होंने उपन्यास की रचना की, लोगों को उसको रुचि डाला कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और किस तरह से जो है उपन्यास को उन्होंने लिखा कि लोग जो है उपन्यास के प्रति पागल हो गए। उपन्यास के लिए जो है हर समय वेट किया करते थे कि कब आएगा उपन्यास, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसी तरह से जो धीरे धीरे उपन्यास जो है एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे भारत में लेता गया। उपन्यास मानव जीवन तथा समाज पर आधारित होता है, पूर्ण कथनांक है, मतलब मानव के जीवन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। उपन्यास में जीवन के संपूर्ण चरित्र होता है, उपन्यास में जो है जीवन का संपूर्ण चरित्र होता है। उपन्यास मानव जीवन तथा समाज के विभिन्न घटनाओं को संग्रहित होता है। हो सकता है कि कोई एक स्त्री के बारे में लिखा है, जैसे प्रेमचंद्र जी ने लिखे हैं कि निर्मला उपन्यास, तो इसमें क्या है कि निर्मला के जो है बचपन से लेकर उसके साथ जो हुई घटनाएं हैं, उसके और उसकी मृत्यु तक जो है उनके बारे में पूरा एक जीवन चक्र लिखा है उन्होंने। और उसमें बताया है कि समाज में किस तरह से स्त्रियों का एक प्रकार से स्थान है और किस तरह से उनके साथ जो है वो झेलती हैं अपने घर पर पारिवारिक जीवन को। इसके बारे में अच्छा सा बताया है उन्होंने, तो आप निर्मला उपन्यास को भी देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो एक बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे उपन्यास के बारे में। तो जिस तरह से मेरे मन में या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उपन्यास किसे कहते हैं, तो उसी तरह से लेखकों ने जो है इस उपन्यास की परिभाषा दिया है। जैसे उपन्यास का जो है लिखने का एक तरीका है, एक सलीका होता है कि उसमें क्या होता है कि इसकी कथा वस्तु जो है कैसे संगठित की जाती है, चरित्र चित्रण, उसमें जो पात्र होते हैं उसका चरित्र चित्रण किया जाएगा पहले। फिर उस समय का देश काल होना चाहिए, मतलब उस समय क्या स्थिति थी, उस समय का काल क्या चल रहा था, इसके बारे में। इसके बाद उद्देश्य पूर्ण ध्यान रखा जाता है, इस सब का जो है उद्देश्य को जो है पूरा पूर्ण ध्यान रखकर जो है उपन्यास की रचना की जाती है। तो उपन्यास की परिभाषाओं को लेकर जो है बहुत से लेखकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ लेखकों के बारे में जिन्होंने उपन्यास के बारे में मत दिया है कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास की परिभाषा। प्रेमचंद्र जी वो बोलते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उनके रहस्य को खोलना ही उपन्यास कहलाता है। ये कौन कहते हैं? प्रेमचंद्र जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं उनके देखते हैं। श्याम सुंदर दास जी बोलते हैं, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास क्या है? मनुष्य का ही जो है वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार क्या बोलते हैं कि उपन्यास जो है आत्मपीड़न का साधन है। और ये क्यों है, आपको बहुत सारे लेखकों के उपन्यास से समझ में आ जाएगा। जैसे मधु कांकरिया का जो है आप एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास उन्होंने लिखा था, और उसका नाम है, आप लोगों को एक कहानी है, मतलब एक उपन्यास उन्होंने लिखा था। और उस उपन्यास में ऐसा था ना कि समाज में जो है किस तरह से राजनीति होती है उसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से जो है उन्होंने बताया है। और इतना बेहतर बताया है कि आपको जो है बहुत मजेदार और बहुत रोमांचक लगेगा वो कहानी, वो उपन्यास। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे लेखक जो हैं उन्होंने अपने आत्मपीड़न, अपनी ही जो पीड़ा को है उस अपने किताब या अपने बुक के माध्यम से या फिर अपने उपन्यास के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और वो जो है परिस्थिति बहुत सारी हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है या फिर इससे अलग जो है काल्पनिक हो सकती है, या फिर आपके जो है प्रेम कहानियाँ हो सकती है, यानी कि प्रेम के उपन्यास हो सकते हैं। तो बहुत सारे उपन्यास होते हैं, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। ऐसे मान सकते हैं हम लोग कि आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हिंदी का जो है प्रथम उपन्यास किसे मानना चाहिए। तो ऐसे हम लोग तो नहीं बोल सकते कि इसको हम पहला मान लेंगे, उसको पहला मान लेंगे, वैसे नहीं। तो लेखकों ने जो है बातचीत की, उसके बाद लेखक एक मत पे तो नहीं हुए, फिर भी बहुत से लेखक क्या बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथा वस्तु और वर्ण क्रम प्रणाली की दृष्टि से
यानी कि वर्ण प्रणाली की दृष्टि से वो बोलते हैं कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, और जो उसकी जिसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई थी। और इसके बाद और विद्वान क्या बोलते हैं, जैसे श्रद्धाराम फिल्लोरी, इन्होंने जो है अपने एक उपन्यास लिखा था भाग्यवती को प्रथम उपन्यास माना जाता है, इनके उपन्यास को जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है, और इसकी रचना 1877 ईस्वी में की गई थी। सॉरी, यहाँ पर 70 हो गया, 87 है, 1887 ईस्वी में की गई थी। तो हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या मान सकते हैं तो प्रेमचंद्र जी हमारे जो महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण एक प्रकार से आपका इतिहासकार, उनका जो है एक कलम के सिपाही बोल सकते हैं, उनको जो है केंद्र बिंदु बनाकर, मतलब उनको बीच में रखकर, उनके समक्ष जब वो सामने थे, फिर उनसे पहले और उनसे बाद, इस तरह से हम लोग 3 भाग में बांटकर, या फिर 3 से 1 अधिक स्वतंत्रता के समय जो उपन्यास का स्थिति कैसा था उसके बारे में अगर लिखकर हम पॉइंट बनाए तो उपन्यास के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से उसके उद्भव और इसमें जो है किस तरह से लोगों को प्रेरित किया उपन्यास के बारे में, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट बनाया है कि प्रेमचंद्र के पूर्व उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद्र के पूर्व उपन्यास साहित्य जो 1870 ईस्वी से 1916 ईस्वी के समय तक का माना जाता है। फिर प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास साहित्य, यानी कि जब प्रेमचंद्र जी उपन्यास लिखा करते थे उस समय की बात हो रही है, 1917 से 1936 के आसपास। और प्रेमचंद्र उत्तर, मतलब प्रेमचंद्र जी के बाद, यानी कि 1936 के बाद से जो जितने भी उपन्यास की रचना हुई, और इसके बाद स्वतंत्रता उत्तर हिंदी उपन्यास जो अब तक उपन्यास की रचना हो रही है, इसके बारे में हम लोग पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व युगीन उपन्यास साहित्य, एक पहला पॉइंट है प्रेमचंद्र पूर्व युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद्र पूर्व युगीन उपन्यास साहित्य के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हमने 5 पॉइंट बनाया है कि प्रेमचंद्र जी के पूर्व जो है कौन कौन से उपन्यास साहित्य की रचना होती थी। तो पहला सामाजिक, तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, प्रेम कहानी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ये उपन्यास के जो है मतलब एक प्रकार से प्रकार थे कि किस तरह में किस क्षेत्र में जो है उपन्यास की रचना होती थी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से जो है उपन्यास की रचना होती थी। सामाजिक उपन्यास, समाज की समस्या पर आधारित उपन्यास को सामाजिक उपन्यास कहते हैं। सामाजिक उपन्यास क्या कहते हैं कि समाज की जो समस्या पर आधारित है उसे सामाजिक उपन्यास कहते हैं। जैसे श्रद्धाराम फिल्लोरी के जो भाग्यवती है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1887 ईस्वी में। इनका भी एक सामाजिक उपन्यास। और लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो है प्रकाशित परीक्षा गुरु जो है, ये भी सामाजिक उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो इसी प्रकार से जो है प्रेमचंद्र जी का भी जो है बहुत सारे उपन्यास जो है सामाजिक उपन्यास है, और आगे भी जो बहुत कुछ उपन्यास जो है सामाजिक ही थे। लेकिन हम लोग को इतना ही याद जानना है कि सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं जो प्रेमचंद्र के पूर्व थे। तो सामाजिक उपन्यास उस उपन्यास को कहते हैं जिसमें समाज की समस्याओं पर आधारित होता है, उसे सामाजिक उपन्यास कहते हैं। और कौन कौन से उपन्यास, ये उदाहरण हम समक्ष में रख सकते हैं। और अगला उदाहरण हम देंगे तिलस्मी। तिलस्मी उपन्यास का मतलब ही आपको सुन के लग रहा है कि तिलस्मी मतलब कुछ जादू वगैरह हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम जानेंगे कि हिंदी में तिलस्मी उपन्यास की प्रेरणा फारसी कहानी के अनुकरण से मिलती है। हिंदी में जो है तिलस्मी, जो एक प्रकार से तिलस्मी कहानी की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो फारसी लोगों से हम लोग को जो है मिलती है। हमारे जो भारत के लेखक हैं उनको कहाँ से प्रेरणा मिली? तो फारसी लोगों से मिली। और सन 1891 ईस्वी में श्री देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी उपन्यास की रचना की। तो क्या हुआ कि उस समय भारत में जो है एक अलग क्रांति आ गया जब देवकी नंदन खत्री जी ने अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास की रचना की। वो भी कहाँ से प्रेरणा पाकर? तो फारसी कहानियों से प्रेरणा पाकर। और उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो आपने बचपन में सुना होगा चंद्रकांता बोल के एक सीरियल आ रहा था। तो ये क्या है? एक उपन्यास का हिस्सा है। तो उन्होंने एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसमें जादू वगैरह हो, जिसमें बहुत सारी मतलब रोमांच से भरी दुनिया हो, एक अलग सा दुनिया, एक अलग सा मतलब जादू सा वाला शहर हो। इस तरह से उन्होंने जो लिखा जिससे लोग आकर्षित हुए, लोगों को जो है मजा आने लगा।
लोग क्या करते थे कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए ना लोग एकदम व्याकुल हो जाते, क्योंकि कुछ नया था, कुछ हट के था भारत में, और ये पहला प्रयास था। तो इसी तरह से जो है अगली तरफ में बढ़ते हैं और किस तरह से देखते हैं कि भारत में लोगों को जो है उपन्यास की आदत लग गई। लोग जैसे भी हम लोग के जो बच्चों को या फिर हमारे जो समय के भी जो छात्र हैं उनको आदत लग गई है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह की, इसी प्रकार से उस समय उपन्यास की आदत लग गई। कैसे लग गई? तो इस तरह से उन्होंने उपन्यास को लिखा ही कि लोग इसके जो है मोहित हो गए। जैसे अय्यारी उपन्यास, जादू टोने वाला उपन्यास, तो उस समय लोगों को बहुत पसंद आता था ऐसा, ऐसी बातें सुनना, ऐसी बातें पढ़ना। तो देखिए इस तरह से और एक हमारे लेखक है जो जासूसी उपन्यास की रचना करते हैं। ये जासूसी उपन्यास क्या है ये हम लोग देखेंगे। रुकिए, जासूसी उपन्यास तिलस्मी उपन्यास की तरह जासूसी उपन्यास की एक परंपरा चल पड़ी। अब देखा जाए तो कोई पहले जब मतलब कोई चालू कर देता है कुछ चीज, तो वो दोबारा दूसरा कोई करता है तो वो उसको उतना अटेंशन नहीं मिलता, यानी कि उतना उसको लोग जो है सराहते नहीं है। तो क्या हुआ कि कुछ हट के किया जाए। तो हमारे और एक लेखक है, यानी कि हमारे श्री गोपाल राम गमहरी जी, उन्होंने जो है एक प्रकार से जासूसी उपन्यास लिखा। और उनको जो है प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो अंग्रेजों से। अंग्रेजी के जो जासूसी उपन्यास है उनसे उनको जो है अत्यंत उनके दिमाग में प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जो क्या किया कि भारत में जासूसी उपन्यास की रचना कर दी और वो जो है उन्हें फैलाया। लोग इसको बहुत पसंद करने लगे। जासूसी उपन्यास की जो है और अय्यारी उपन्यास उन्होंने जो लिखा उसमें किले में खून, खून के भेद, ऐसे ऐसे जो है रहस्यमय और ऐसे ऐसे जो कौतूहल उन्होंने अपने उपन्यास में बनाया कि लोगों को जो है इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए उन्होंने अलग से हिंदी सीखा, ताकि जो है इनके उपन्यास को पढ़ सकें और पढ़ने के बाद जो है वो आनंद ले सके। क्योंकि इनके उपन्यास में ऐसा था कि वो जब रचना करते थे ना, तो उनके उपन्यास में आगे क्या होगा, किसका मर्डर हो गया, यहाँ पर कातिल कौन है, और किस तरह से जो है आगे क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को जो ललाक जो होता है, जो अभी वर्तमान समय में जो है हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो होता है क्लाइमेक्स, सेम उसी जो है इनके साथ भी होता था। और इसी तरह से उपन्यास का प्रभाव धीरे धीरे हमारे भारत में फैलता गया। हम जान रहे हैं कि किस तरह से उपन्यास का उद्भव हुआ और उद्भव के साथ कैसे विकास होते जा रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं प्रेम कहानी। प्रेम कहानी मतलब क्या? प्रेम के उपन्यास, जो प्रेम के उपन्यास होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहानी उपन्यास कहते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक उपन्यास। तो ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं? ऐतिहासिक उपन्यास क्या होता है कि जो लेखक होते थे वो प्राचीन नाटकों, यानी कि जो हमारे इतिहास में घटी घटनाओं के कोई एक पात्र को उठा करके उसके बारे में जो है रचना करते थे, तो उसे ऐतिहासिक नाटक कहते थे। जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो है वो भी ऐतिहासिक नाटक की रचना करते थे, लेकिन वो हम किस में पढ़ेंगे? तो प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास साहित्य में, क्योंकि प्रेमचंद्र के समय जो है उनका महत्वपूर्ण नाम उनका भी प्रचलित हुआ था। तो उससे पहले हम लोग जो जानेंगे कि ऐतिहासिक उपन्यास की जो है नींव किसने रखी थी, तो ये इसके प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी जो है इनको माना जाता है। इन्होंने अपने उपन्यास तारा से इनको जो है अपने उपन्यास की प्रसिद्धि हासिल की थी। ऐतिहासिक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया उसे ही ऐतिहासिक नाटक कहते हैं। तो प्रसाद जी की जो है इरावती जो है ये नाटक भी बाद में आया। फिर वज्रनंदन साहे का लालचीन जो है ये सब जो है उपन्यास प्रचलित होता है ऐतिहासिक नाटक में। आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। कलम वो है जिसे लिख दे, ऐसा लिख दिया जाए कि जिससे लोग जो है एकदम प्रेरित हो जाए। वो ऐसे लेखक हमारे प्रेमचंद्र जी, जिन्हें कलम के सिपाही के रूप में भी जाना जाता है। उनके कलम का जादू आज भी हमारे सिर पर चढ़कर बोलता है। तो आइए उनके युग में जो है उपन्यास को उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया और किस तरह से उन्होंने उपन्यास की रचना की। तो सन 1917 से 1936 ठीक कर देते हैं, सन 1917 से 1936 तक के इतिहास को प्रेमचंद्र का उपन्यास साहित्य माना जाता है। उन्होंने पुराने विषयों को छोड़कर अब क्या करते हैं, वो उपन्यास को लेकर उन्होंने पुराने विषयों को जो है छोड़ दिया। उन्होंने जो क्या किया कि पुराने विषयों को छोड़कर उसमें नए विषयों को भरा। मतलब पहले जो उपन्यास की रचना होती थी तो उसमें जो विषय चुने जाते थे उनको छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद नए विषयों को जो है अपने उपन्यास में स्थान दिया। उपन्यास को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाने का काम अब उनके हाथों में था, यानी कि प्रेमचंद्र के उपन्यास साहित्य में।
तो प्रेमचंद्र जी के समय में जो है उपन्यास को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके बहुत सारे उपन्यास आए। सबसे पहला था सेवा सदन। इसके बाद जो है आप देखेंगे उनके बहुत सारे उपन्यास आए, जिसमें आप गबन के बारे में सुना होगा। निर्मला तो एक फेमस ही उपन्यास है। उसके बाद जो है उनका अधूरा उपन्यास जो बच गया, उनके पुत्र ने पूरा किया। तो इस तरह से उन्होंने जो है उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि पुराने विषयों को छोड़कर नए विषयों को जो है भरा, यानी कि नए विषयों को स्थान दिया। उन्होंने क्या किया, सामाजिक चेतना की बात की, सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यास में उभारा। उन्होंने नारी चेतना, आगे बढ़ते चलिए, ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने नारी चेतना को एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद जो उन्होंने सामाजिक उपन्यास की रचना की। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें पुराने विषयों को छोड़कर क्या हुआ कि समाज में घट रही घटनाएं जो एक हर क्षेत्र में हो, चाहे एक पुरुष के क्षेत्र में हो, चाहे स्त्री के दृष्टिकोण से हो, उन्होंने सभी को उभारने का प्रयास किया। जिस प्रकार से आपने अगर पढ़ा होगा गबन उपन्यास, तो उसमें जो हमारा जो नायक होता है वो किस तरह से चोरी करने पे मजबूर हो जाता है और घर की स्थिति कैसे होती है, उसके बारे में बहुत बखूबी उन्होंने समझाया है। इसके बाद उन्होंने जो उपन्यास लिखा था निर्मला, उसमें स्त्री के जीवन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है समाज में जो कुरीतियां हैं या फिर समाज में जो घट रही घटना है उसको बहुत अच्छे से उभारा। और उनके उपन्यास जो है आज भी हम पढ़ते हैं, हमारे स्कूल बुक में देखने को मिलता है या फिर हमारे खुद के सिलेबस में जो है वो मौजूद है हमारे प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के बारे में। तो चलिए, हमने जाना प्रेमचंद्र में जी के समय में उन्होंने क्या किया कि पुरानी जो है विषय वस्तुओं को छोड़कर नए वस्तुओं को अपने समाज में, मतलब कि अपने उपन्यास में स्थान दिया। और इससे जो है समाज में एक अलग दृष्टिकोण जो है उपन्यास के प्रति जो है पैदा कर दिया, जो आज भी बहुत फेमस है। किस तरह से हमारे समाज का जो है, मतलब हमारे उपन्यास का जो है उद्भव और इसके बाद विकास होता चला गया, इसके बारे में हमने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, कृषि समस्याओं, यानी प्रेमचंद्र जी ने सबसे पहला क्या किया कि सामाजिक चेतना यानी कि समाज की जो समस्या या फिर कृषि समस्या, कृषि हमारे जो आम किसान हैं, जिनसे जो हमारे भारत की आन बान और शान है, उनके बारे में उन्होंने एक उनका दर्दपूर्ण जीवन उसके बारे में बताया, यथार्थ का चित्रण किया, क्रांति की भावना, निम्न वर्ग चित्रण किया, जो निम्न वर्ग थे, क्योंकि हमारे प्रेमचंद्र जी भी कोई अच्छे खासे वर्ग से नहीं थे। यहाँ उस वर्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारे गरीबी की बात हो रही है। उन्होंने बचपन से ही गरीबी जीवन देखा, तो इसीलिए उन्होंने जो है एक उपन्यास में अपने विषयों को जो जोड़कर उपन्यास को एक अलग ऊंचाई तक वो ले गए। तो जिसमें उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो सेवा सदन उन्होंने सबसे पहला उपन्यास लिखा 1918 में। इसके बाद प्रेमसराय उन्होंने 1922 में लिखा। फिर हमारा जो निर्मला है उसे उन्होंने 1927 में लिखा। फिर गबन 1931 में लिखा। फिर कर्मभूमि 1933 में लिखे। उसके बाद गोदान 1935 में लिखे, और यह इनका अंतिम उपन्यास भी बोला जा सकता है। तो इतने सारे उपन्यास लिखकर जो है उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में एक अलग ही आग लगा दी, जिससे क्या हुआ कि लोग जो है उपन्यास के प्रति जो है एक प्रकार से ललायित हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस समय और कौन फेमस थे। प्रेमचंद्र के अलावा मानते हैं कि प्रेमचंद्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लेखक जो है उनके साथ जो है कम्पीट नहीं कर पाए, यानी कि उनके साथ नहीं चल पाए, वो दब के रह गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो उनके प्रेमचंद्र के समय भी उभर कर आते हैं। तो वो कौन है, तो हमारे प्रेमचंद्र के अलावा बहुत से उपन्यासकार जो है थे, जैसे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भी उपन्यास की रचना की और उपन्यास के क्षेत्र में एक अलग भूमिका निभाया। कंकाल उनका पहला उपन्यास, कंकाल उनका उपन्यास है। फिर तितली, फिर इरावती। इसके उपरांत जो है बहुत से लेखक और भी आए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई और उनके उपन्यास उनकी रचना की। उन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि जैसे उपन्यासों को लिखकर जो है उपन्यास के क्षेत्र में जो है एक अलग ही क्रांति ला दी और उपन्यास को जो है फेमस करते गए। यानी कि उपन्यास अब धीरे धीरे भारत में जो है प्रचलित होता जा रहा है। अभी क्या हुआ कि उपन्यास में बहुत से उपन्यास को टॉपिक चुना गया, यानी कि किस तरह से उन्होंने उपन्यास की रचना की। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास का विश्लेषण, जिससे जैनेन्द्र जी ने उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास की रचना करते हैं,
और सुनीता जी भी उनके एक उपन्यास है। फिर इसके बाद अंजलि उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका है, और मेला आंचल जो है उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रेमचंद्र उत्तर युग के उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद्र जी के बाद जो है उपन्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं। चलिए, सन 1936 ईस्वी के बाद उपन्यास को हम प्रेमचंद्र उत्तर उपन्यास साहित्य कहते हैं। कहा जाता है कि उपन्यास के एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में से डाला गया इस युग के प्रमुख उपन्यास। मतलब क्या होता है कि इस समय क्या हुआ कि उपन्यास को जो है, उपन्यास में जो पात्र होते हैं, जैसे कोई पात्र के बारे में चर्चा हो, कोई जो नायक है, कोई जो हीरो है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उस पात्र को जो है विभिन्न परिस्थितियों में डाला जाता है कि किस तरह से उनकी परिस्थिति है, उसको हम लोग जो है बयां करते हैं अपने पात्र के माध्यम से। लेखक क्या करते थे इस समय, प्रेमचंद्र के बाद वाले, तब क्या होता है ना कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो हमारी जो रुचि, हमारी इच्छा जो है बदलते जाती है। जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं, कोई ट्रेंड रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहता है या फिर 1 सप्ताह रहता है। इसके बाद जो है कुछ नया आ जाता है तो बाकी पुरानी चीज़ें जो है हट जाती है या दब जाती है। तो इसी प्रकार से उपन्यास के क्षेत्र में भी होता है कि लोग जो है कहीं उपन्यास से रुचि ना खो दे, तो इसीलिए जो है उपन्यास में नई नई जो है तरीके से जो उपन्यास को रचना की जाती थी। तो इसमें जो है प्रेमचंद्र के बाद जो उपन्यास लिखे गए उसमें क्या होता था कि जो पात्र है उसको विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उससे जो है वो अपनी जो पीड़ा है या फिर जो उस पात्र के से जो है क्या करते थे, अलग अलग परिस्थितियों डाल के उपन्यास की रचना करते थे रचनाकार। जैसे जैनेन्द्र है, इलाचंद्र जोशी है आदि जो है, इन्होंने उपन्यास की इसी तरह से रचना की है। इस युग के उपन्यास में सामाजिक समस्या को केंद्र ना बनाकर इस युग यानी कि प्रेमचंद्र के युग में हम लोग जाने थे कि सामाजिक समस्या को आधार बनाया गया था, लेकिन इस युग में ऐसा नहीं किया गया। इस युग में क्या हुआ कि सामाजिक समस्या को केंद्र ना बनाकर मनुष्य के लक्ष्य को केंद्र बनाया गया। मनुष्य क्या चाहता है, उससे क्या प्राप्त होता है, इसे उन्होंने लक्ष्य बनाकर जो है उपन्यास की रचना की। ये थे प्रेमचंद्र उत्तर यानी कि प्रेमचंद्र जी के बाद के उपन्यास साहित्य। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, जैसे कौन कौन से उपन्यास में कहा जा सकता है, तो कुछ उपन्यास में जैसे कल्याणी, तपोभूमि, सन्यासी, त्याग पत्र आदि जैसे उपन्यास जो है ये क्या है, तो प्रेमचंद्र के पूर्व बाद वाले यानी कि प्रेमचंद्र उत्तर उपन्यास साहित्य में जो है इन साहित्यों की मतलब उपन्यास की रचना हुई। तो उपन्यास के नाम से सुन के लग रहा कल्याणी, तपोभूमि, सन्यासी, तो क्या है, आदमी के लक्ष्य को बताया जा रहा है कि जो वो व्यक्ति है किस तरह से सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो गया होगा, क्या कैसे जीवन बीता, इसके बारे में हम लोग को बताया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो है बहुत सारी जो है भावनाएं उत्पन्न होती थी। अब क्या हुआ कि स्वतंत्रता का समय आ गया था, तो भारत में क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता की एक लहर दौड़ गई, तो जैसे कि अगर हम उस समय में होते तो क्या होता, अगर मान लीजिए कोई लड़ाई होती है और आपके मित्र जो है, आप और आपके मित्र है, तो क्या मैं एक पेंटिंग बनाता, ये आप है और ये आपका मित्र है। आपके मित्र का जो है किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो आपने उसके साथ जो है साथ दिया और फिर बातचीत, लड़ाई हो गई, तो आपके जो सर्कल में जो आपके फ्रेंड सब में जो है सब में बातें होंगी कि अरे फलाना का जो है उसके साथ लड़ाई हो गया, ऐसे लड़ाई हुआ था, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। लोग जो है मतलब दोनों तरफ से जो है बहुत सारे आए थे। तो इसी प्रकार से जो है स्वतंत्रता का समय था, भारत में स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ाई चल रही थी। तो दिमाग में हमारा देश का माहौल कैसा होगा, बिल्कुल स्वतंत्रता के लिए जो है हमारा माहौल भी जो है उपन्यास क्या करेंगे कि स्वतंत्रता के अनुरूप ही लिखे जाएंगे। जैसा माहौल वैसा उपन्यास की रचना, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही हमारी, जैसे आवश्यकता होती है वैसे ही हम अपनी वस्तुओं को अपनी मनमानी के तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो है उपन्यास भी जो है परिस्थिति के अनुकूल जो है ढलता चला जाता है। तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का समय कैसे उपन्यास की रचना होती है। स्वतंत्रता उत्तर उपन्यास का अर्थ है स्वतंत्रता के बाद जितने भी उपन्यास लिखे जाते थे उन्हें स्वतंत्रता उत्तर उपन्यास कहा जा सकता है। ये मैं अलग से पॉइंट बनाया हूं क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो है लेखकों में जो है उपन्यास करने की रचना जो है, और उपन्यास जो रचना करते थे, उपन्यास की जो रचना करते थे, वो क्या होता था कि
आज़ादी से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड ऐसे सपना ऐसे जो उपन्यास लिखे जाते थे। तो इस उपन्यासकार में जो है यशपाल, कृष्ण बलदेव सहाय है, फिर भीष्म साहनी जी जो है, ये ऐसे उपन्यासकार जो है इस समय में आते हैं। तो उपन्यास से लेकर क्या होता है कि इस युग में रचे गए प्रमुख उपन्यास में झूठ सच, गृह युद्ध, गुजरा हुआ जमाना, छोटों की बस्ती आदि जैसे बहुत से लोकप्रिय उपन्यास लिखे गए हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आज़ादी के बाद कैसी परिस्थिति थी, गृह युद्ध चल रहा था भारत में, गुजरा हुआ जमाना बीत चुका था, अब एक अलग नई क्रांति थी लोगों में, नया नया जोश था, बहुत सारी जो है हत्याएं हुई थी। फिर छोटों की बस्ती, किस तरह से हीन भावना से देखा जाता था जो गरीब लोग थे, जो शूद्र थे, और वो समस्या तो खैर पुरानी है, फिर भी जो है इस तरह से उपन्यासों की रचना होती थी। आशा करता हूँ आपको उपन्यास के बारे में मैं बहुत अच्छा तो नहीं समझा पाया बोलूँगा, लेकिन जितना भी समझा पाया हूँ जिससे आप लोगों के एग्जाम में बेहतर आप कर सकें। तो छोटों को खुश रखिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा और छोटों को खुश रखिएगा। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी की परीक्षा बेहतर तरीके से जाए इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब लाइक का बटन का आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।